हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। और उसमें से हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, है ना। और अगर आपको कवित्री का नाम पूछता, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, यहाँ पर वाली हो जाता, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की प्रथम, है ना, कवित्री कौन है, ऐसे पूछते, तब आपका होता महादेवी वर्मा। और ये महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सन 1982 ईस्वी में दिया गया था। मैं इसके लिए आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिए। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के नाम से हमने अपने नोटबुक में इसे कैद करके रखा था। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपका यहाँ पर देखो, वो पहले लाइन में ही दिया गया है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि 19, ये आपका सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा रचना पर मिला था, सन 1968 ईस्वी में मिला था। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा है। यामा रचना पर उनको मिला था, सन 1982 ईस्वी में मिला था। दोस्तों, एक काम करिएगा, आप लोग इसको पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए, अब तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम वाले हो गए। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वाले देखिए कौन है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम पूछेगा तो साथियों, तो होगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी होगा। देखिए यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी होंगे, है ना। और इनको 1955 में मिला था, है ना। हिम तरंगिणी रचना इनकी है उस पर। और हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली कवित्री का नाम जब पूछेगा, तो कवयित्री का नाम क्या होगा दोस्तों? वो होगा अनामिका। अनामिका एक कवयित्री हैं। इनको टोकरी में दिगंत रचना पर सन 2014 में दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर भारत भारती सम्मान पाने वाले, है ना, पाने वाले यहाँ पर कहा गया भारत भारती सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया था। तो सबसे पहले किसे दिया गया था? तो वो एक महिला को दिया गया था, जिनका नाम था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान सबसे पहले दिया गया था। और सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किस कवि को सबसे पहले दिया गया था? तो वो कवि थे आपके हरिवंश राय बच्चन। और हरिवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक इस रचना पर दिया गया था। तो इन सबको आप लोग एक काम करिएगा, पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा और इनको अपने नोटबुक में कैद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आशा और उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात मानेंगे, इसको पेन डाउन करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चारों विकल्पों में पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। दया, भाषा, पानी, प्यास। इन चारों में कौन पुल्लिंग है? तो देखो, दया की जाती है, की जाती है। तो जाति से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का शब्द है ये आपका। भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर भी जाति है ऐसा आ रहा है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग का है। पानी पिया जाती है नहीं होगा, पानी पिया जाता है। जाता है से पता चल रहा है ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। और यही हमारा क्या है साथियों, करेक्ट आंसर है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पानी हो गया, है ना। प्यास बुझ गई या फिर प्यास लगी थी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है।
विशेषण जो दोस्तों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम कहते हैं विशेषण। और इसको पहचानना आसान होता है संज्ञा के आगे। अगर ये संज्ञा के आगे आपका विशेषण रहता है तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा के आगे लग रहा है, कौन नहीं लग रहा है। संज्ञा के आगे जो जो लग जाएगा वो विशेषण होगा। जैसे सज्जन व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा है ना, व्यक्ति के आगे सज्जन लग गया तो ये तो विशेषण है, ये विशेषण है ना। लाडला पुत्र, पुत्र के आगे लाडला लगाते हैं तो पुत्र की विशेषता बतला रहा है, अर्थात ये भी विशेषण है, दोनों विशेषण हैं। पतला आदमी, आदमी के पीछे, आदमी के आगे आपका पतला शब्द लगा है तो ये भी विशेषण है ना। लांछन, लांछन के बाद लगाना, लांछन लगाया जाता है ना, लांछन लगाना, लांछन के बाद देखो क्रिया लग रही है, अर्थात ये आपका विशेषण का काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा विशेषण नहीं है, तो लांछन आपका विशेषण नहीं है, बाकी ये तीनों आपके क्या थे, विशेषण थे। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा साथियों, करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हिंदी भाषा की मूल पूंजी किस प्रकार के शब्द को माना जाता है। तो हिंदी भाषा में भाई तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ऐसे आपके बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो इनमें से मूल पूंजी कौन सी है, तद्भव है या तत्सम है या देशज है या विदेशज है। तो देखिए साथियों, हिंदी भाषा की मूल पूंजी आपका तद्भव शब्द ही होते हैं, है ना। वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर के, संस्कृत में थे लेकिन थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हुआ और हिंदी में आ गए, उनको कहते हैं तद्भव शब्द। तो ये तद्भव शब्द ही आपके हिंदी के मूल शब्द हैं, मूल पूंजी यही माने जाते हैं। हिंदी भाषा की मूल पूंजी वाले शब्द होते हैं तद्भव शब्द। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है इसमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। तो देखिए साथियों, एक होता है आपका समृद्ध, है ना, एक होता है आपका अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध होता है, एक होता है आपका विवृत, विवृत होता है, एक होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत होता है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवीजन होगा अच्छा। समृद्ध में कौन कौन आता है, तो समृद्ध स्वर में साथियों आता है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री, ये आपके समृद्ध होते हैं। और अर्ध समृद्ध में कौन आता है, तो वो होता है ए और ओ, अर्ध समृद्ध में आते हैं। और विवृत में कौन होता है, केवल और केवल बड़ा आ होता है। अर्ध विवृत में कौन होगा, जो बच गया वही होगा। कौन बचा है, छोटा आ बचा है, अ बचा है और अ बचा है, यही आपके क्या होते हैं, ये आपके तीन क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत हो जाएंगे। तो समृद्ध स्वर कहा था, छोटा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री में से कोई होना चाहिए। तो बड़ी ई दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, यही आपका है समृद्ध स्वर। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आदि उपसर्ग किस भाषा का है। तो आदि उपसर्ग किस भाषा का है ये पूछा गया है। तो देखिए संस्कृत में होता है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, यांग, नी आदि, है ना। संस्कृत में आदि होता है साथियों, है ना। प्रपरा, अपसम, अनुभव, निस्निर, दुस्दुर, वी, यांग, नी आदि, आदि आपका क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। और जो मैंने अभी पढ़ा प्र, परा, अप, सम, अनुभव, निस, निर, दुस, दूर, वी, यांग, ये सभी आपके क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। अगर आप लोगों को उपसर्ग पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिटेल में आपको क्लास मिलेगी। हर चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, अपने नोटबुक से पढ़ा रखा है साथियों। तो निश्चित तौर पर आप वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। अर्थ के आधार पर साथियों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 5 भेद होते हैं, या फिर आपका 6 भेद होता है। कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वो आपके होते हैं 5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। उसमें से आप लोग जानते होंगे, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, एक होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, है ना। एक होता है समूहवाचक संज्ञा और एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा। एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 भेद जो आपके हैं ये अर्थ के आधार पर हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है अध्यापक में संज्ञा का कौन सा प्रकार निहित है? जो ये शब्द आपका दिया गया है अध्यापक, इस शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है दोस्तों? देखिए, समूहवाचक संज्ञा होगा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, या जातिवाचक संज्ञा होगा, या भाववाचक संज्ञा होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसे भाववाचक संज्ञा जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है ना। तो ये अध्यापक तो भाई दिखाई देता है ना, तो अध्यापक भाववाचक संज्ञा नहीं होता है, होगा, है ना। जैसे दूरी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या होती है? महसूस होती है ना। तो ये आपका भाववाचक। अब मिठास, मिठास दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, महसूस होता है ना। तो वो भी आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा, तो अध्यापक जातिवाचक संज्ञा ही आपका है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एक व्यक्ति का नाम होता है, या फिर कोई एक वस्तु का नाम होता है, या कोई एक जगह का नाम होता है, ऐसे होता है ना। समूहवाचक संज्ञा में 2-4 चीज़ों का ग्रुप बन जाता है। जैसे कह दिया जाए मेला, मेला में कुछ लोगों का समूह होता है ना। प्रदर्शनी कह दिया जाए, सेना कह दिया जाए, ये सब आपके क्या होते हैं? समूह का को दर्शाते हैं। तो अध्यापक में पता चल गया कौन सा संज्ञा है आपका? जातिवाचक संज्ञा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? आप तो जानते होंगे, कारक चिन्ह पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का की के नानी रे रारी रे अधिकरण में पे पर, है ना। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर, है ना। में और पर, ये आपका क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अन्वी सोकर उठ गई, इस वाक्य में उद्देश्य पद है। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट और क्या? प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो सब्जेक्ट होता है उसी को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और जो आपका प्रेडिकेट होता है उसी को क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय। तो अन्वी सोकर उठ गई, इसमें आपका अन्वी क्या है? यही आपका उद्देश्य है ना। और जो बाकी बचा अन्वी के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है यहाँ पर, सोकर उठ गई, ये बात का बताया जा रहा है अन्वी के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय पद हो जाएगा, है ना। तो उद्देश्य तो इसमें उद्देश्य पूछा गया था, उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य होगा आपका ऑप्शन ए अन्वी। अन्वी क्या है? उद्देश्य पद है। तो दोस्तों आज बस से इतना ही, आगे क्वेश्चन नहीं है ना। इतना ही। और हमारा यह प्रयास कैसा रहा साथियों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं, बट आप लोग शायद वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो कि क्या बात है, कोई प्यारा कमेंट नहीं आता है जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं, आपको और ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ा सकूं, है ना। अगर आप लास्ट तक आए हैं तो ज़रूर प्यारा कमेंट करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।